हेलो दोस्तों, आप सभी का जयपुर नर्सिंग क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आरयूएचएस यूनिवर्सिटी ने अपना एक टाइम शेड्यूल जारी किया है और उस टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी एग्ज़ामिनेशन अप्रैल मंथ के 3rd या 4th वीक में होना बताई जा रही है। तो उसी एग्ज़ामिनेशन को ध्यान में रखते हुए हमने अपने यूट्यूब चैनल जयपुर नर्सिंग क्लासेज पर एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, पेपर पैटर्न, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक वाइज जो है एक्सप्लेनेशन डालना शुरू कर दिया है। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जिसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम का अस्थमा। अब जो अस्थमा है उसको दूसरे नाम से ब्रोंकियल अस्थमा भी बोला जाता है। अगर मैं बात करूं कि हम अपन जो MSN है उसके अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको कैसे क्या सॉल्व कर सकते हैं या उसको सॉल्व करने का क्या पैटर्न रहता है। तो पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अपन किसी डिजीज़ के बारे में पूछा जा रहा है तो सबसे पहले उसका इंट्रो आपको नहीं भी आता है तो कोई बड़ी वाली बात नहीं है, आप डायरेक्ट डेफिनेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इंट्रो या डेफिनेशन के बाद में जो है ईटियोलॉजी, मतलब वो कौन कौन से कारण है उसके होने के, उसके बाद में ईटियोलॉजी के बाद में जो है पैथोफिजियोलॉजी के बाद में अपन लिख सकते हैं साइन सिम्टम के बाद में अपन लिख सकते हैं डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन, और डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन के बाद में अपन लास्ट में लिखते हैं मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट है वो 2-3 टाइप से होता है, उसकी अपन आगे बात करेंगे। तो मैं अगर डेफिनेशन की बात करना चाहूँ अस्थमा की, तो जो अस्थमा है डिसऑर्डर ऑफ द ब्रोंकियल एयरवेज कैरेक्टराइज्ड बाय पीरियड्स ऑफ रिवर्सिबल ब्रोंकोस्पाज्म। अब जो अस्थमा है उसके अंदर देखने को क्या मिलता है कि जो है अपना एयरवेज है उसके अंदर जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्योल्स या जो लंग्स के अंदर ब्रोंक्योल्स होती है वो स्पाज्म मतलब पिचकना शुरू हो जाती है। अब वो पिचकती कैसे हैं, क्योंकि अपने का जो है इसमें प्रॉपर जो है O2 सप्लाई देखने को नहीं मिलती है, उसके कारण डिफ़िकल्टी होती है। और ये एक रिवर्सिबल मतलब वो अपनी वापस से एक बार पिचक जाती है, एक बार स्पाज्म हो जाती है तो उसके बाद में अपनी प्रॉपर पोजीशन में वापस से आ जाती है। अगर मैं दूसरे डेफिनेशन की बात करना चाहूँ अस्थमा की, तो अस्थमा इज ए क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर ऑफ द एयरवेज दैट कॉजेज एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन and mucosal edema characterized as recurrent episode of wheezing, breathlessness and chest tightness। इसका मतलब हुआ क्या कि अस्थमा इज ए क्रोनिक इन्फ्लामेटरी। अब जो है अस्थमा का जो अगर अपन मेन बात करें कोज की, तो वो है एक पोल्यूटेंट्स, एयर पोल्यूटेंट्स, जो अपने एनवायरनमेंट में जो भी ये धूल के कण डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वो माने जाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि एक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर के अंदर काउंट किया जाता है, जो क्या करता है कि एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन, मतलब जिसके कारण क्या होता है एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन देखने को मिलता है। और म्यूकोजल एडिमा जो अपना एयरवे होता है उसके अंदर जो है एडिमा, स्वेलिंग, रेडनेस, टाइटनेस देखने को मिलती है। और जिसके कारण क्या होता है कि अपन जो बोलते हैं या जब बोलते हैं तो उस टाइम या जब रेस्पायरेशन करते हैं तो व्हीजिंग साउंड मतलब सीटी की सी आवाज़ सुनाई देती है और चेस्ट टाइटनेस देखने को मिलता है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करना चाहूँ अगर,
तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना ईटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर, या अपन इसको बोल सकते हैं कोजेज। क्या बोल सकते हैं? कोजेज। तो देखो इसका मेन कोजेज जो है वो एयर पोल्यूटेंट्स रहता है, एयर पोल्यूटेंट्स, या अपन बोल सकते हैं कि एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं वो मेनली कोजेज में आते हैं अस्थमा के। लेकिन फिर भी मैं कुछ और भी कोजेज की बात करूँगा। तो उसमें फर्स्ट कोज की अगर मैं बात करूँ तो वो फर्स्ट कोज रहेगा अपना हेरिडेटरी और फैमिली हिस्ट्री। अब होता कई बार कुछ केसों में क्या होता है कि जो अस्थमा है वो एक जन्मजात बीमारी भी बन जाती है एक फैमिली के अंदर, मतलब वो पीढ़ी से अगली पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के जो है चलती रहती है। तो हेरिडेटरी और फैमिली हिस्ट्री भी इसका कोज मानी जाती है। नेक्स्ट कोज की बात करूँ, एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक डस्ट, स्मोक, ईटीसी। लाइक मतलब अपन बोल सकते हैं कि जो अपना एनवायरमेंटल होता है उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं या जो एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, धूल के कण होते हैं, इसके अलावा जो धुआं होता है उसके कारण भी अस्थमा देखने को मिलता है। तीसरा अगर मैं कोज की बात करूं या रिस्क फैक्टर की मैं बात करूं तो वह चेंज इन टेम्परेचर। मतलब होता कई बार क्या है कि जैसे अपन नेक्स्ट जो है टेम्परेचर चेंज होता है, मतलब जैसे समर से मतलब गर्मी से जब सर्दियाँ आती है तो मोस्टली जो है पर्सन्स के अंदर जो है एलर्जी की कम जो है शिकायत देखने को मिलती है। जैसे छींके आना, खांसी चलना, जो है आई का मतलब आँखों का जो है रेड होना आदि देखने को मिलता है। तो अपन जो है चेंज इन टेम्परेचर को इसके रिस्क फैक्टर या कोज के अंदर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं कोज की बात करूं वो है ड्रग्स लाइक ब्रोंकियोडाइलेटर और नशेड्स। अब कई जो है पर्सन्स के अंदर देखने को क्या मिलता है कि जो वो दवाई या जो मेडिसिन्स लेते हैं वो एलर्जी करने लगती है। तो कुछ लोगों को क्या होता है जैसे ब्रोंकोडाइलेटर्स लेते हैं तब एलर्जी होने लगती है, या कोई भी ड्रग्स लेते हैं तो उसके कारण छींके आना जो है देखने को, स्नीजिंग जिसे अपन बोलते हैं, वो देखने को मिलती है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट अगर मैं कोज की बात करूं, ऑक्यूपेशनल फैक्टर लाइक मेटल साल्ट, डस्ट, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, प्लास्टिक एजेंट्स, ईटीसी। अब कुछ लोगों का जो है काम ही ऐसा होता है या जो वर्क वो करते हैं वो काम ही ऐसा करते हैं या जो वर्क करते हैं वो धूल जो होता है उसमें खूब उड़ता है, जिसके कारण जो है उन्हें स्नीजिंग, रेडनेस ऑफ आई देखने को मिलती है। क्योंकि जब वो मतलब अपना वर्क करते हैं तो जो एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो डायरेक्ट अपने लंग्स के अंदर जाते हैं और वहाँ एक जमा होने के कारण जो है एलर्जी या अस्थमा कोज करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं कोज की बात करूँ तो वो है फूड एडिटिव्स लाइक बियर, वाइन, फ्रूट्स और मशरूम। मतलब कुछ लोगों को होता क्या है कि कुछ जो है फूड पार्टिकल्स या ऐसी चीज़ों से भी एलर्जी होने लगती है, या मतलब वो एक बड़े डिजीज़ का कारण बनती है एलर्जी, जो है कुछ लोगों में देखने को मिलती है। बाकी ये होती बहुत रेयर केसेज में होती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अगर मैं बात करूँ अगर इसके मेन कोज की, तो आपको ध्यान रखना है एयर पोल्यूटेंट्स या डस्ट पार्टिकल्स। बाकी आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को बढ़ाने के लिए ये ऐड कर सकते हो। अब इसके आगे मैं अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करना चाहूँ तो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, या नेक्स्ट अपन क्या लिखना चाहेंगे क्वेश्चन के अंदर, तो वो है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है कि वो कैसे क्या बॉडी को अफेक्ट करता है डिजीज़। तो अगर मैं अस्थमा के पैथोफिजियोलॉजी की बात करना चाहूँ तो सबसे पहले होता क्या है कि अपन जैसे एक्सपोज मतलब जब कांटेक्ट के अंदर आते हैं
किसके कॉन्टेक्ट के अंदर? इरिटेंट्स, एलर्जेंस, पोल्यूटेंट्स, ईटीसी। मतलब एलर्जेंस और पोल्यूटेंट्स के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो जो है आईजीई एंटीबॉडी सिक्रेटेड होती है अपनी बी लिम्फोसाइट के द्वारा। अब टोटल अपनी बॉडी के अंदर 5 एंटीबॉडी पाई जाती है जिनका नाम है गेम डे। मतलब आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई। उनमें से जो आईजीई है वो एलर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो जब आईजीई एंटीबॉडी अपनी बॉडी के द्वारा या बी लिम्फोसाइट के द्वारा सिक्रेट होती है तो उसके बाद में होता क्या है, आईजीई एंटीबॉडी अपने जो मास्ट सेल और बेसोफिल सेल होती है उनके द्वारा अटैच हो जाती है ब्रोंकियल वाल में। जो ब्रोंकाई होती है उनकी वाल में अटैच हो जाती है। अटैच होने के बाद में नेक्स्ट जो अपना काम करती है वो होता है रिलीज ऑफ केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन सच एज हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन। जो केमिकल मीडिएटर्स हैं हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन है, उनका जो है रिलीज करना शुरू हो जाता है या शुरू कर देती हैं, जिससे क्या होता है म्यूकोजल एडिमा, ब्रोंकियोस्पाज्म, म्यूकस सिक्रेशन, इम्पेयर्ड फंक्शन। मतलब म्यूकोजल जो एडिमा है यानी जो म्यूकोजल पार्ट है अपना जो उसके अंदर एडिमा स्वेलिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा ब्रोंकियोस्पाज्म जो आपको पता है इसका मेन जो है अपन साइन सिम्टम देखने को बोल सकते हैं। इसके अलावा म्यूकस सिक्रेशन देखने को मिलता है और अपना जो प्रॉपर फंक्शनिंग है लंग्स की वो अफेक्ट होती है। अब मैं नेक्स्ट बात करूं तो इन सब के कारण क्या होता है लास्ट में अपना जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एयर ट्रैपिंग, ब्रोंकियल हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस, रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज देखने को मिलती है। मतलब अपने को रेस्पिरेशन में दिक्कत आती है और एक अपने ऑब्स्ट्रक्शन सा फील होता है। ये तो बात हुई पैथोफिजियोलॉजी की। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि अपन कौन कौन से साइन सिम्टम्स उस डिजीज़ के अंदर देख सकते हैं। तो अपन अगर अस्थमा की बात करें तो अस्थमा के अंदर एपिसोड ऑफ वीजिंग का मतलब होता है जब अपन बोलते हैं या जब अपन श्वास लेते हैं या जो है रेस्पिरेशन करते हैं उस टाइम वीजिंग साउंड, सीटी की आवाज़ सुनाई देती है। सीटी की साउंड सुनाई देती है। और इसके बाद अगर नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन सिम्टम की मैं बात करूं तो वो होता है कफ देखने को मिलता है या एक्सेसिव कफिंग जिसे अपन बोल सकते हैं वो देखने को मिलती है। जो अपन जब खांसी चलती है उस टाइम अपने को देखने को मिलती है। इससे अगर अपन नेक्स्ट साइन सिम्टम की बात करें तो वो है डिस्पनिया का मतलब अगर मैं बताना चाहूँ तो वह है डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। अब अस्थमा में जो है डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि जो है अपने को बॉडी में प्रॉपर O2 का जो है सेचुरेशन नहीं रहता और जो है प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है, जिसके कारण अपने को डिस्पनिया देखने को मिलता है। अब डिस्पनिया के कारण क्या होता है, चेस्ट टाइटनेस जनरली एट नाइट आएगा यहाँ पे, एट नाइट एंड अर्ली इन द मॉर्निंग। मतलब जब अपने को बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है तो उसके कारण अपने का जो चेस्ट है वो टाइट रहता है या टाइट देखने को मिलता है। जो जनरली होता कब है, जो जनरली होता है एट नाइट मतलब देर रात को और अर्ली इन द मॉर्निंग जो सुबह अपन जब उठते हैं तब देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर मैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करना चाहूँ तो वो है डायफोरेसिस को बोलते हैं अपन एक्सेसिव
स्वेटिंग, एक्सेसिव मतलब अधिक, मतलब जो अपना पसीना है वो ज़्यादा से ज़्यादा आना, मतलब पसीने का ज़्यादा आना डायफोरेसिस बोला जाता है। तो इसका मेन कारण होता है जो ऑक्सीजन सप्लाई अपने होती नहीं, जिसके कारण जो है अपने को रेस्पिरेशन में दिक्कत आती है और ये एक्सेसिव स्वेटिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, तो वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया का मतलब जो है इंक्रीज हार्ट रेट, जो अपनी नॉर्मल हार्ट रेट है उससे ज़्यादा हार्ट रेट होना टेकीकार्डिया माना जाता है। तो ये कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन सिम्टम थे। उनमें से पहला था एपिसोड ऑफ विजिंग, दूसरा था कफ, तीसरा था साइन डिस्पनिया, फिर था चेस्ट टाइटनेस, फिर था डायफोरेसिस और उसके बाद में था टेकीकार्डिया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर मैं टॉपिक की बात, तो वो टॉपिक अपना रहेगा, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो वो है डायग्नोस्टिक स्टडीज। डायग्नोस्टिक स्टडीज का मतलब होता है कि अपन कौन कौन से डायग्नोसिस अस्थमा के अंदर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं डायग्नोस्टिक स्टडीज़ की बात करूं तो कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री। कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री का मतलब पास्ट जो अपनी हिस्ट्री है और प्रेजेंट जो अपनी डिजीज हिस्ट्री है उसका पता लगाना। नेक्स्ट अगर मैं डायग्नोस्टिक स्टडीज़ की बात करूं तो वो है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर जो है अपने फिजिकल जो एग्जामिनेशन के मेथड होते हैं उनके द्वारा पता लगाया जा सकता है, और जो है अपनी नॉर्मल जो है बॉडी को चेक किया जाता है, जैसे आपकी हार्ट रेट चेक कर लिया, आपका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर आपका चेक कर लिया, तो उसके अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन में माना जाता है। तीसरा अगर मैं डायग्नोस्टिक स्टडीज़ की बात करूं तो वो है एबीजी एनालिसिस। क्या है एबीजी एनालिसिस? एबीजी एनालिसिस का मतलब आर्टियल ब्लड ग्लूकोज एनालिसिस। इसके अंदर क्या होता है कि अपने ब्लड में जो ग्लूकोज है उसका एनालिसिस किया जाता है। तो नेक्स्ट अगर मैं डायग्नोस्टिक स्टडीज़ की बात करूं तो वो अपनी नेक्स्ट डायग्नोस्टिक स्टडीज़ रहेगी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट का मतलब अपने जो लंग्स है उनकी फंक्शनिंग का टेस्ट किया जाता है कि उनका फंक्शन कैसे क्या चल रहा है, प्रॉपर फंक्शन हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट अगर टेस्ट की बात करूं तो वो है स्पुटम एंड ब्लड टेस्ट। स्पुटम एंड ब्लड टेस्ट जो है वो ब्लड टेस्ट के अंदर जो होता है वो अपनी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आदि को चेक किया जाता है, और स्पुटम के द्वारा अपन कोज का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं डायग्नोस्टिक स्टडीज़ की बात करूं तो वो डायग्नोस्टिक स्टडीज़ किया जाएगा किसके लिए? O2 सेचुरेशन या ऑक्सीजन सेचुरेशन के लिए। तो ऑक्सीजन सेचुरेशन का पता लगाने के लिए पल्स ऑक्सीमेट्री का यूज किया जाता है, और इसके अलावा अपन नेक्स्ट अगर टेस्ट करना चाहें तो वो नेक्स्ट होगा एनी ड्रग एलर्जी। यानी कुछ केसों में होता क्या है कि किसी डिजीज़ के कारण भी अपने को एयरवे डिफ़िकल्टी या रेस्पिरेशन में जो है डिस्पनिया देखने को मिलता है। अब मैं मेन जो टेस्ट है उनकी बात करना चाहूँ तो वो रहेंगे अपने स्पुटम टेस्ट और ब्लड टेस्ट। इसके अलावा जो है पल्मोनरी फंक्शनिंग टेस्ट और पल्स ऑक्सीमेट्री भी माना जाता है। अब मैं नेक्स्ट जो है बात करना चाहूँ तो वो अपन नेक्स्ट बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन की, यानी कि अस्थमा का ट्रीटमेंट करते हुए या करते टाइम या जो है डिजीज़ के ड्यूरिंग कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को
मिलते हैं, तो वो है स्टेटस एस्थेमेटिकस। स्टेटस एस्थेमेटिकस का मतलब होता है कि इट इज़ ए सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग अस्थमा अटैक दैट फेल्स टू रेस्पॉन्ड यूजुअल ट्रीटमेंट एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग रेस्पिरेटरी फेल्योर। इसका मतलब हुआ क्या कि जो स्टेटस एस्थेमेटिकस है उसमें होता क्या है कि एक सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग अस्थमा अटैक होता है, यानी कि एक प्रकार का अस्थमा अटैक होता है जिसके अंदर क्या होता है कि अपनी बॉडी या जो पेशेंट्स हैं वो रेस्पॉन्स नहीं देते हैं जब अपन ट्रीटमेंट करते हैं उस टाइम, और उसके कारण क्या होता है जो है रेस्पिरेटरी फेल्योर देखने को मिल सकता है। अगर ये कंटिन्यू रहे, मतलब जो स्टेटस एस्थेमेटिकस होता है वो अगर कंटिन्यू रहता है तो हाइपोक्सीमिया और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलता है। अब हाइपोक्सीमिया और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता क्या है, तो अगर हाइपोक्सीमिया की मैं बात करूं तो अपनी जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन की जो है कमी होना, मतलब ऑक्सीजन सेचुरेशन का कम होना हाइपोक्सीमिया कहलाता है। और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता क्या है कि जो अपने लंग्स होते हैं वो प्रॉपर जो है CO2 को रिमूव नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलता है। अब मैं नेक्स्ट बात करूं तो वो बात करूंगा मैनेजमेंट की, यानी कि अस्थमा के लिए अपन कौन कौन सा मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं मैनेजमेंट को लिखने का तरीका बताऊं तो सबसे पहले मैनेजमेंट 2 या 3 प्रकार से लिखा जा सकता है। सबसे पहले होगा मेडिकल मैनेजमेंट, उसके बाद में होगा सर्जिकल मैनेजमेंट, और उसके बाद में अगर आपके पास डाइट मैनेजमेंट है लिखा हुआ या आपको लिखवाया गया है तो आप लिख सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। वो क्वेश्चन के नंबरिंग और आपके टाइम मैनेजमेंट पे भी डिपेंड करता है कि आप क्या क्या लिखना चाहते हो या आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है। बाकी लिखने को तो लिख सकते हैं, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। और उसके बाद में मेन जो अपना फोकस रहेगा वो रहेगा नर्सिंग मैनेजमेंट पर। तो मैं इसके मेडिकल मैनेजमेंट की मैं बात करूं, क्योंकि सर्जिकल मैनेजमेंट तो इसका कोई होता नहीं स्पेशली, लेकिन मेडिकल मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो अस्थमा अटैक इज कंसिडर्ड एज मेडिकल इमरजेंसी, सॉरी यहाँ पे AS आएगा। तो अस्थमा अटैक इज कंसिडर्ड एज मेडिकल इमरजेंसी, मतलब एक प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये पीरियोडिक अटैक होता है, मतलब एक फिक्स पीरियड के लिए अटैक आता है जिसके अंदर वो जो है ब्रोंकियो स्पाज्म होता है, और वो जो ब्रोंकियल जो स्पाज्म होने के बाद में अपनी नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाता है। अगर मैं मेडिकल मैनेजमेंट के मेन एम की बात करूं, मतलब उसका उद्देश्य क्या होता है, तो वो होता है मेंटेनिंग ए पेशेंट एयरवे एंड मेंटेन इफेक्टिव गैस एक्सचेंज। तो अगर मेडिकल मैनेजमेंट किसी पेशेंट को दिया जाता है तो उसका उद्देश्य होता है कि जो है पेशेंट के एयरवे को मेंटेन किया जाए, मतलब उसके ABC को मेंटेन किया जाए, और मेनली तो एयरवे पे ध्यान दिया जाता है, और मेंटेन इफ़ेक्टिव गैस एक्सचेंज, जो गैस एक्सचेंज को इफ़ेक्टिवली मेंटेन किया जाए। इसके अलावा मैं मैनेजमेंट में अगर नेक्स्ट बात करूं तो अस्थमा के अंदर अपन कौन कौन सी ड्रग थेरेपी यूज कर सकते हैं या ड्रग थेरेपी का भी यूज किया जा सकता है। तो उसमें अपन बात कर सकते हैं बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट की। जो बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट होता है उसका काम क्या होता है या वो वर्क क्या करता है उसके बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो वो है स्टिमुलेट, मतलब जो है उत्तेजित करता है बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर को, और जो डायलेटेड एयरवे होता है उसको डायलेट करता है, मतलब जो एयरवे को क्लियर करता है, जिससे क्या होता है कि प्रॉपर रेस्पिरेशन देखने को मिल सके। इसके अलावा अपन एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का भी यूज कर सकते हैं, जो है
इसमें अपन हेल्पफुल करती है। इसके अलावा मास्ट सेल स्टेबलाइज़र जो है वो भी एक प्रकार से एंटी इन्फ्लामेटरी ही मानी जाती है, उनका यूज भी कर सकते हैं। अब अगर आप लिखना चाहो MSN के अंदर तो कुछ है जो मतलब बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट के एग्जाम्पल अगर आपके पास या आपको याद हो या लिखे हुए हों तो लिख सकते हो। बाकी वो फार्मा का मैटर है, उसमें आप विथ एक्सप्लेनेशन इसको लिख सकते हो। यहाँ तो केवल आप नाम डाल सकते हो। तो ये तो हुआ आपका मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में मेनली होता क्या है कि पेशेंट के अंदर एयरवे को चेक किया जाता है कि कोई एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन तो ना हो, जिससे पेशेंट को प्रॉपर है जो ब्रीथिंग करने में कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा जो है ड्रग थेरेपी उसको दे सकते हैं, जैसे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दे दी या मास्ट सेल स्टेबलाइज़र दे दिया, जिससे क्या होता है कि उसके इन्फ्लामेशन को जो है कम किया जा सकता है और पेशेंट को रिलीफ मिलता है। अब मैं नेक्स्ट मैनेजमेंट की अगर बात करना चाहूँ तो वो नेक्स्ट मैनेजमेंट रहेगा अपना नर्सिंग मैनेजमेंट। अब देखो नर्सिंग मैनेजमेंट में मैंने कुछ मेन टॉपिक यहाँ डाले हैं या मेन जो पॉइंट है वो यहाँ डाल दिए हैं। बाकी बहुत से पॉइंट है जो लिखे जा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आप कितना क्या एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो क्वेश्चन के अंदर और क्वेश्चन में पूछा क्या क्या जाता है। तो अगर मैं नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करना चाहूँ तो नर्सिंग मैनेजमेंट में है जो सबसे पहले देखा जाए तो उसका पेशेंट है, उसके अंदर पेशेंट के अंदर ABC को चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर जो है एयरवे के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा तो रेस्पिरेटरी फेल्योर या रेस्पिरेशन के अंदर दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट मैनेजमेंट की बात करूं तो पेशेंट आइडेंटिफिकेशन को चेक करना चाहिए, जिससे क्या वो ये कन्फर्म कर सके कि हाँ यही पेशेंट है जिसका अपने को ट्रीटमेंट करना है। इसके अलावा रैपिड असेसमेंट ऑफ पेशेंट। अब देखो रैपिड असेसमेंट में वही तो मैंने जो बताया कि ABC को चेक करना है। ABC मतलब एयरवे, ब्रीथिंग और ब्लड सर्कुलेशन, जो मैंने नीचे डाल दी है चेक ABC। तो और इसके अलावा नेक्स्ट अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो वो है चेक ऑक्सीजन सेचुरेशन। जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो पल्स ऑक्सीमेट्री से चेक किया जाता है, जिसका मैंने पहले आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही। तो अपन पल्स ऑक्सीमेट्री के द्वारा जो है ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक कर सकते हैं बॉडी के अंदर। इसके अलावा जो भी फिजिशियन जो होता है या जो भी डॉक्टर होता है उसके द्वारा जो ड्रग्स प्रिस्क्राइब्ड या जो मेडिसिन्स जो प्रिस्क्राइब्ड की गई हैं उनको प्रॉपर टाइमिंग पे देना, ये भी नर्सिंग मैनेजमेंट में ऐड किया जाता है। इसके अलावा पेशेंट को प्रॉपर पोजीशनिंग प्रोवाइड करना, जिससे क्या हो उसको एयरवे ब्रीथिंग करने में या जो है डिफ़िकल्टी ना हो, तो प्रॉपर पोजीशनिंग उसको दी जानी चाहिए। इसके अलावा अपन पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि उनको मतलब कौन कौन सी चीज़ों को यूज करना चाहिए, कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए या कैसे क्या उसको प्रिवेंट रहना चाहिए अस्थमा से, उसके बारे में बता सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक हुआ यहाँ कंप्लीट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और अपनी जो तैयारी है उसको जारी रखिएगा। धन्यवाद।